न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। सबसे पहले आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महज 6 महीने के प्यार में हैवानियत की वो कहानी आपको दिखाने वाले हैं जिसने एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ऑनलाइन दोस्ती, फिर लिव इन रिलेशनशिप और उसमें जानलेवा गुस्सा। दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। गुरुग्राम में हैवानियत की सारी हदें पार। ऐसी वारदात आपने पहले नहीं देखी होगी। लड़की के साथ बॉयफ्रेंड ने की हैवानियत। शक के चलते बॉयफ्रेंड ने फोड़ा सिर। सैनिटाइजर डालकर प्राइवेट पार्ट में लगाई आग। गुरुग्राम से रिश्तों और भरोसे को झकझोर देने वाला एक खौफनाक मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़के ने झगड़ा होने पर अपनी लिव इन पार्टनर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि लड़के ने पहले तो गर्लफ्रेंड को बुरी तरह से पीटा, फिर उसके सिर पर स्टील की बोतल दे मारी। इसके बाद उसने गर्लफ्रेंड के सिर को बेड और अलमारी पर दे मारा और जब इतने से भी बॉयफ्रेंड का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने लड़की को लात घूंसे मारे और सिर पर मिट्टी का मटका फोड़ दिया। हैवानियत की इंतहा तो तब हो गई जब उसने लड़की के प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डालकर आग लगा दी। लड़की के साथ हुई हैवानियत की दास्तान को उसकी मां ने बयां किया, जिसे सुनकर आपकी आत्मा सिहर उठेगी। जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे बचाओ। मुझे ये लड़का शिवम नाम का लड़का मुझे 3 दिन लगातार इतना पिटाया। मेरा प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर डाल के रोज 1 दिन से 3 बार प्राइवेट पार्ट जलाता है। मेरा हैंड, लेग, अंगुली, हाथ का अंगुली, हाथ में और ठूठ में सब जगह में सैनिटाइजर देकर जला दिया। मेरे प्राइवेट पार्ट को सब कुछ खत्म कर दिया। उसको रेप दिया, मुझे रेप किया। हैवानियत की वारदात 16 फरवरी की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी लड़के से लड़की की मुलाकात दिसंबर 2025 में ऑनलाइन ऐप पर हुई। इसके बाद उनकी मुलाकातें होने लगी और कुछ वक्त के बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। पीड़ित लड़की के मुताबिक इसी साल जनवरी से लड़के ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और 16 फरवरी की रात लड़के ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। हालत बिगड़ने पर 18 फरवरी को अपने बॉयफ्रेंड से छिपकर लड़की ने अपनी मां को मैसेज भेजा, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और लड़की को अस्पताल पहुंचाया। हैवानियत की शिकार लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे केस से जुड़े हर पहलू की जाँच कर रही है। सवाल इस बात का भी कि जब दोनों आपसी सहमति से एक साथ जीवन बिता रहे थे तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो लड़के ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। यूपी के रायबरेली में प्रेमी के तिलक कार्यक्रम में उसकी प्रेमिका अपने परिजनों के साथ पहुंच गई, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। वहीं बाराबंकी में भी बाराती और घराती आपस में भिड़ गए। दिखाते एक खास रिपोर्ट। हंगामे की तस्वीरें रायबरेली से आई हैं, जहां प्रेमिका को बिना बताए शादी की तैयारी कर रहे प्रेमी की शामत आ गई। समारोह स्थल पर प्रेमिका पक्ष की तरफ से कुछ लोग पहुंच गए, जिसके बाद लड़के पक्ष के साथ हाथापाई हो गई। मामला हरचंदपुर थाना इलाके के नायब का पूर्वा गांव का है। यहाँ रहने वाले युवक का पास के गांव की रहने वाली लड़की के साथ 8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवक के परिजनों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने दूसरी जगह अपने बेटे की शादी तय कर दी। जिस लड़की के साथ शादी होनी थी उसके परिजन तिलक लेकर पहुंचे, लेकिन इसकी भनक प्रेमिका को लग गई। इसके बाद वो अपने परिजनों को लेकर मौके पर पहुंची। कार्यक्रम के दौरान खूब हंगामा हुआ। प्रेमी और प्रेमिका पक्ष के बीच हाथापाई भी हो गई। प्रेम प्रसंग की जानकारी लड़की पक्ष को लगी तो उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। मारपीट में लड़की पक्ष के 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित लड़की का कहना है कि लड़के से उसका 8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों परिवारों को इसकी जानकारी भी थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। पीड़ित लड़की ने अपने प्रेमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बाराबंकी में शादी के दौरान बवाल हो गया। बाराती और घराती दोनों तरफ से हंगामा हो रहा है। शादी समारोह वाली जगह पर जहां तहां कुर्सियां बिखरी पड़ी हैं। आरोप है कि जयमाला के दौरान दूल्हा नाराज हो गया और उसने दुल्हन और उसके पिता से अभद्रता कर दी। दूल्हे पर हाथ उठाने का भी आरोप है।
इसके बाद तो शादी समारोह जंग का अखाड़ा बन गया, जहां बाराती और घराती एक दूसरे पर टूट पड़े। इस हंगामे में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि दूल्हा जब जयमाला के लिए मंच पर चढ़ा तो वो नशे में था। इसके बाद उसने हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद तो विवाद बढ़ता चला गया। जयमाल हुआ, उसके बाद में दुल्हा ने हमको लात मारा, फिर वहाँ लड़ाई होने लगे। पापा को भी बहुत मारा दुल्हा ने, भाई और भाई को, मम्मी को भी मारा। दहेज कम होने के बावजूद भी मारा। कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई दर्जनों कुर्सियां टूट गईं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बाद में पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और इसी के बाद शादी की रस्में पूरी हो पाईं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और यूपी के इटावा में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे एक छात्र की मर्डर में पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस ने खुलासा किया है कि प्रेम प्रसंग में एक छात्र की हत्या हुई, लेकिन छात्र जिससे प्यार करता था वो लड़की कौन है और उसकी हत्या किसने की, पुलिस ने इसका भी खुलासा कर दिया। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्र मनीष यादव हत्याकांड में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मनीष यादव की हत्या एक महिला ट्रेनी पुलिसकर्मी से प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। हत्या का आरोप महिला के भाई और उसके 2 साथियों पर है। पुलिस ने खुलासा किया कि मनीष यादव रामपुर में तैनात ट्रेनी महिला सिपाही के साथ रिश्ते में था और इस बात की भनक महिला सिपाही के भाई को लग गई। महिला सिपाही का भाई अभिषेक यादव जालंधर सीआरपीएफ में तैनात है। प्रकरण प्रेम प्रसंग से संबंधित है। मृतक मनीष एक लड़की से बात करता था। उसका भाई अभिषेक यादव पुत्र रविंद्र यादव निवासी केशवपुर कला थाना इकदिल इस बात को जान गया था और उसने कभी अपनी बहन को मृतक के साथ देख लिया था। इसीलिए उसने एक षड्यंत्र करके, योजना बना करके अपने दोस्त विपिन यादव पुत्र हृदय राम निवासी मानिकपुर थाना इकदिल को साथ में लेकर के एक योजना के तहत जब मनीष कोचिंग के लिए जा रहा था, उसको लिफ्ट देने के बहाने अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और ले जाकर के सुनसान जगह पर हत्या कर दी। 17 फरवरी को महिला सिपाही का भाई अभिषेक छुट्टी पर इटावा आया और 18 फरवरी को उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ अपनी बहन के बॉयफ्रेंड मनीष को लिफ्ट देने के बहाने किडनैप कर लिया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मनीष के शव को एक प्लास्टिक की बोरी में पैक करके रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया। रेलगाड़ी के गुजरने से मनीष का शव बुरी तरह से कट गया, लेकिन प्लास्टिक की बोरी मिलने से मनीष की हत्या की बात कंफर्म हो गई। साक्ष्य छुपाने के लिए उसने योजनाबद्ध तरीके से उस शव को एक बोरे में डाल करके रेलवे ट्रैक पे डाल दिया। इसमें जिस लड़का जो तीसरा शामिल है दीपक, वो जो उसने गाड़ी उपलब्ध कराई थी वो हमारी हिरासत में है। उसने पूरी घटना को स्वीकार कर लिया है। शेष दोनों अभियुक्त अभिषेक यादव और विपिन यादव की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम गई है। बहुत शीघ्र उनकी गिरफ्तारी होगी। पूरी घटना प्रेम प्रसंग से संबंधित है। पूरा घटना वर्कआउट है। बहुत शीघ्र हम इसमें शेष दोनों गिरफ्तारियां करके कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। छात्र मनीष यादव के लापता होने के बाद उसके परिजनों ने इटावा के भरथना थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 18 फरवरी को दर्ज कराई थी, जिसके बाद मनीष का शव रेलवे ट्रैक पर बोरी में बंद क्षत विक्षत हालत में मिला। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी। हत्या में शामिल दीपक नाम के एक आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक से जब पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली और मामले का खुलासा किया। लड़की के भाई अभिषेक और उसके अन्य साथी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें इटावा से रवाना कर दी गई। पुलिस ने जल्द दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। प्रेम प्रसंग में हुए इस हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने तकनीकी तौर पर हत्याकांड के खुलासे के लिए मनीष के मोबाइल नंबर का सहारा लिया। तब पुलिस मनीष हत्याकांड की तह तक जा पहुंची। इस हत्याकांड की खुलासे के लिए पुलिस ने कई टीमों को सक्रिय किया। जब कड़ियां जुड़ना शुरू हुई तो हत्याकांड में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। अब पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य की पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। तो यह पेचीदा
जो हत्याकांड था इटावा पुलिस के लिए वो अब कहीं ना कहीं खुल गया है। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाक्य, न्यूज 18 इटावा। और बंद कमरे में 5 लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पूरे गांव में गम का माहौल है। कहा जा रहा है कि घर के मुखिया ने अपने 3 बच्चों और पत्नी की पहले हत्या की और फिर फंदे से लटक गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि पूरा परिवार खत्म हो गया। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कासगंज के अमापुर क्षेत्र में माहौल गमगीन है। हर किसी की आंखें नम हैं। महिलाएं चित्कार मारकर रो रही हैं क्योंकि इस इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना घट गई है। एक ही परिवार के 5 लोगों के शव कमरे में मिले हैं। घर के मुखिया सत्यवीर का शव फंदे पर लटका मिला। वहीं उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चों के शव रजाई में मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव में पहुंचा है। लोगों का हुजूम उमड़ा है। एक साथ 5 शवों को देखकर लोगों का दिल बैठ गया है। किसी के घर में खाना नहीं बना है। मरने वालों में 3 मासूम बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी की वजह से पूरा परिवार खत्म हुआ है। सबसे पहले मृतक सत्यवीर के दोस्त ने जब अपने दोस्त की खोज खबर ली तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। फिर जी काफी समय से अमापुर अपने किराए की दुकान में रहते थे और वहीं पर बेल्डिंग का काम था इनका। ये 3-4 दिन से इनकी दुकान नहीं खुली। काफी जानकारी काम कराने के उद्देश्य से वहाँ दुकान पर गए। उसके बाद में 3 दिन फोन लगाया, फोन नहीं उठाया। उसके बाद देखा, परिवारों में पूछा गया तो बताया कि पता नहीं कहाँ है। उसके बाद में जानकारी कराई, थाने को जानकारी कराई, आला अधिकारियों को बुलाया गया वहाँ पर। उसके बाद में वहाँ ताला तोड़ा गया। उसके बाद निकाला। बताया जा रहा है कि मृतक सत्यवीर उर्फ श्यामवीर वेल्डिंग का काम करता था और पेट्रोल पंप के पास बने कमरे में परिवार सहित रहता था। सत्यवीर पिछले 3 दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सत्यवीर के मित्र पुष्पेंद्र ने खोजबीन शुरू की। तब कमरे की खिड़की से देखने पर हालात देख सिहर उठा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गेट को खोलने की कोशिश की लेकिन गेट खुल नहीं सका। पुलिस ने गेट तोड़कर अंदर देखा तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए। सत्यवीर फांसी के फंदे पर लटका था और उसकी पत्नी के गले पर कट का निशान था और 3 बच्चे भी मृत अवस्था में मिले। मौके पर आकर जब कमरे के दरवाजे का पर्दा हटाकर देखा गया तो सत्यवीर का शव फंदे पर लटका हुआ था और बाकी 4 शव नीचे बिस्तर पर रजाई में थे। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और वीडियोग्राफी के अंदर कमरे का ताला तोड़कर एंट्री की गई तो देखा गया कि सत्यवीर फंदे पर लटका हुआ था और बाकी सत्यवीर की पत्नी और 3 बच्चे जिसमें कि 2 बेटी और 1 बेटा है उनका शव बिस्तर पर नीचे पड़ा हुआ था। मृतक सत्यवीर और श्यामवीर फौजी की उम्र करीब 50 साल, पत्नी रामश्री 48 साल और बेटी की उम्र 12 साल, जबकि दूसरी बेटी की उम्र 10 साल और बेटे की 9 साल बताई जा रही है। पुलिस की माने तो सत्यवीर ने पहले चारों की हत्या की और खुद फंदे से लटककर जान दे दी। एसपी और डीआईजी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। डॉग स्क्वाड फोरेंसिक टीम की मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर सबूत जुटाए। शवों को पीएम के लिए भेज दिया गया। डीआईजी ने भी आर्थिक तंगी की वजह से सामूहिक सुसाइड की ओर इशारा किया है। जो शव की परिस्थितियां हैं उससे हम लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये सुसाइड का प्रकरण है और जो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त होगी। जो यहाँ पे आम चर्चा है, जैसा लोगों से बात हुआ कि इसके पीछे आर्थिक तंगी एक वजह हो सकती है। छोटी सी एक दुकान चलाते थे, किराए पे ले रखा था। आज सुबह सभी शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे। उसके बाद गांव पहुंचे तो भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा माहौल गमगीन था। परिजन और गांव की महिलाएं रो रो कर बुरा हाल है। इस पूरे गांव में गम के बीच ये जानना चाहता है कि मौत की वजह आखिर क्या रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और अब बात यह है कि आखिर इसने जो सत्यवीर है इन्होंने ये आत्महत्या का कदम आखिर क्यों उठाया, एक जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। देर रात पोस्टमार्टम हुआ है। पुलिस का अधिकारी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना हुआ कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, इसका कारण तो बाद में ही पता चल सकेगा। अजय शर्मा, न्यूज 18, कासगंज। भारत में एक बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों की शह पर साजिश रच रहे थे। कई शहरों की रेकी, दिल्ली में फ्री कश्मीर पोस्टर, फर्जी आधार कार्ड और फंडिंग जैसे कई चौंकाने वाले खुलासे जांच में सामने आए हैं।
बड़ी आतंकी साजिश बेनकाब। आठ संदिग्ध गिरफ्तार। ISI कनेक्शन की हो रही जांच। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले से 6 और पश्चिम बंगाल से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये पाकिस्तान के ISI और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों की शह पर काम कर रहे थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क और ISI कनेक्शन की जांच कर रही है। वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और ये 2 लोग, इनमें से एक उमर फारूक और इसके साथ एक बांग्लादेशी रॉबिल उल इस्लाम। उमर फारूक और रॉबिल उल इस्लाम। रॉबिल उल इस्लाम बांग्लादेशी है, कंफर्म्ड है। पहले भी ये 2007 में जब एक बार इंडिया आया था तो पकड़ा गया था और कई साल जेल में रहा। इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनसे कहानी का खुलासा हुआ कि दिल्ली में कई जगह जो एंटी इंडिया पोस्टर्स लगाए गए थे, टेररिस्ट को इगलाइज करते हुए जो पोस्टर्स लगाए थे, वो इन्हीं दोनों ने लगाए थे। बाद में पता चला कि इंट्रोगेशन से और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इनको डायरेक्शन जो है वो बांग्लादेश में बैठा हुआ एक शब्बीर अहमद लोन दे रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। इन्हें तिरुप्पुर जिले के उथुकुली, पल्लडम और तिरुमुरुगन पुंडी के कपड़े बनाने वाले कारखानों से पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि ये फर्जी आधार कार्ड के जरिए भारत में रह रहे थे। आरोप है कि ये आतंकी संगठनों के मददगार हैं। कई शहरों की रेकी, फंडिंग और दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाने जैसी गतिविधियों में इनकी भूमिका की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इन आरोपियों ने कई शहरों की रेकी की थी। दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाए, साथ ही संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने और फंडिंग मिलने की बात भी सामने आई है। छापेमारी के दौरान दर्जनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। सेल अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये आतंकी साजिश कितनी बड़ी थी। गिरफ्तार सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पाकिस्तान, ISI और बांग्लादेश के आतंकवादी संगठनों से कैसे जुड़े, कैसे इन्हें फंडिंग की जा रही थी और कैसे इन्हें अलग अलग टास्क भारत में बड़ी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दिया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबत, उमर मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 8 संदिग्ध आतंकवादियों के मददगारों को गिरफ्तार किया, जिसमें आप देख सकते हैं ये पश्चिम बंगाल से 2 गिरफ्तारी हुई है। स्पेशल सेल के टीम के साथ आप देख सकते हैं जो लाल टी शर्ट में है ये बांग्लादेश का नागरिक है और जो दूसरा है वो मालदा पश्चिम बंगाल का है। इसके अलावा 6 जो और बांग्लादेशी हैं नागरिक हैं उन्हें तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड बरामद की गई है। दिल्ली में प्रो कश्मीर के पोस्टर इन्होंने दिल्ली में लगाए, मेट्रो स्टेशन में। इसके अलावा कोलकाता में भी इन्होंने प्रो कश्मीर के पोस्टर लगाए। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। एक संभावित आतंकी साजिश को वक्त रहते बेनकाब कर दिया गया। अब जांच आगे बढ़ेगी और फिर ये साफ होगा कि इस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी थी।